हेलो क्लास, मैं पवन मिश्रा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपी 1986 की बात करेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसको आधुनिक भारतीय शिक्षा के इतिहास में मील के पत्थर की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसके बाद इस पॉलिसी के लागू होने के बाद भारतीय शिक्षा में काफ़ी उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिलता है। और इस नीति के लागू होने के बाद ही भारतीय शिक्षा का विस्तार और आधुनिकीकरण संभव हो पाया था। तो इसलिए भारतीय अगर हम शिक्षा के इतिहास की बात करें तो इस पॉलिसी का बहुत बड़ा योगदान है कि भारतीय शिक्षा के विस्तार को और उसको आगे बढ़ाने का और उसके आधुनिकीकरण में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 इसका योगदान बहुत ज़्यादा है। फिर हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। हम तो इस पॉलिसी में प्री स्कूल से लेकर और कॉलेज एजुकेशन को सबको शामिल किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय लोगों में शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रमोट एजुकेशन अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। और इस पॉलिसी का जो सबसे बेस्ट पार्ट था कि इसमें सभी पर ध्यान दिया गया, सभी पे फोकस किया गया, चाहे वो अनुसूचित जाति, एसटी, एससी, जो हैंडीकैप हैं, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, फीमेल हैं, सभी, ये पॉलिसी सभी के लिए थी। और इसमें सभी के शिक्षा के विकास पर बल दिया गया। उसके बाद ये फर्स्ट ऐसी पॉलिसी थी कि जब भारत आज़ाद हुआ तो ये पहली ऐसी पॉलिसी थी जिसमें ये तो बताया गया कि पॉलिसी में कि किसको किस तरह से बनाना है। और इसके साथ साथ इस पॉलिसी की खासियत ये थी कि इसमें नीति के साथ साथ इसके क्रियान्वयन के लिए भी एक पूरी योजना प्रस्तुत की गई और साथ में उसके लिए पर्याप्त साधन जुटाए गए। कि इस पॉलिसी में बताया गया कि इसको किस तरह से लागू करना है और उसको लागू करने में कितने पैसे खर्च आएंगे। तो इस पॉलिसी में किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है और इसमें कितना पैसा खर्च आएगा, कितने रिसोर्सेज चाहिए, तो इस सारी की एक व्यापक प्लानिंग की गई इन सब के लिए। और इसको टोटल 12 पार्ट्स और 157 पैराग्राफ्स में इसको डिवाइड किया गया। तो अब हम एक एक पैराग्राफ जो है हम 12 पहले हम 12 पार्ट्स की बात करते हैं, फिर हम एक एक पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले पहला पार्ट जो इंट्रोडक्टरी है, भूमिका। दूसरा है द एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन। तीसरा पार्ट नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के संदर्भ में है। चौथा एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, समानता के लिए शिक्षा। पांचवा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन, इससे संबंधित है। छठा जो है टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन से संबंधित है। सातवां जो है मेकिंग द सिस्टम ऑफ वर्क की, जिसमें हम बात करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना, एक जो सिस्टम है उसको ईमानदार, उसको अच्छा बनाना। और रीओरिएंटिंग द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को एक नया मोड़ देना। उसके बाद टीचर्स के बारे में बात की गई। फिर मैनेजमेंट ऑफ द एजुकेशन, शिक्षा प्रबंधन की बात की गई। फिर रिसोर्सेस एंड रिव्यूज, संसाधन तथा उसकी समीक्षा। और लास्ट में फ्यूचर, क्या टारगेट था, फ्यूचर टारगेट, उसकी बात की गई। तो हम एक एक जो भाग है, एक एक जो पार्ट है, उसके बारे में हम अब बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्टरी प्रस्तावना की, हम बात करते हैं तो इसमें कहा गया प्रस्तावना में कि 10+2+3 का जो स्ट्रक्चर है देश के अधिकांश राज्यों में स्वीकार कर लिया गया है। और अ, तकरीबन देश के 90% बच्चों के लिए जो प्राइमरी प्राथमिक शिक्षा है वो अवेलेबल है, उपलब्ध है। और इसके अलावा जो साइंस एंड मैथमेटिक्स जो एजुकेशन है उसको सेकेंडरी लेवल तक की, अप टू 10th क्लास तक उसको कंपलसरी कर दिया गया है कि सभी को मिलेगी। जैसे आप सब ने भी 10th क्लास तक साइंस एंड मैथ सबने पढ़ी है। इसके अलावा कि उच्च शिक्षा के स्तर को उठाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कि जो हायर एजुकेशन है, कि द प्रोसेस टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन हैज बीन स्टार्टेड किया। उच्च शिक्षा को ऊंचा उठाने की, उसमें क्वालिटी को बढ़ाने की, फैसिलिटीज़ जो हैं इसको इम्प्रूव करने की, तो उच्च शिक्षा को उठाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इसके अनुसार द मैन पावर डिमांड ऑफ द कंट्रीज बिंग फुलफिल्ड एज पर रिक्वायरमेंट, की देश की आवश्यकता अनुसार जनशक्ति मतलब ह्यूमन रिसोर्स की पूर्ति हो रही है, मानव संसाधन की पूर्ति हो रही है। फिर इसका दूसरा पार्ट जो है
द एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सार और उसकी भूमिका। तो इसमें ये स्वीकार किया गया कि शिक्षा हमारे आध्यात्मिक और भौतिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है, कि एजुकेशन इज अ फंडामेंटल नीड फॉर आवर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। इट मेक्स पर्सन अर्बन एंड रिफाइंड, से मनुष्य को सुसंस्कृत और संवेदनशील बनाती है। इसके द्वारा राष्ट्र एकता का विकास हो सकता है। इट डेवलप द कैपेसिटी ऑफ इंडिपेंडेंस थिंकिंग एंड स्पिरिट, की स्वतंत्र चिंतन एवं सोच समझ की क्षमता का विकास करती है। इट प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। शिक्षा एक उत्तम निवेश है, कि एक यूनिक इन्वेस्टमेंट है जो किसी भी कंट्री के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद नेशनल सिस्टम ऑन एजुकेशन, की शिक्षा की राष्ट्र प्रणाली कैसी होनी चाहिए। तो इसमें कहा गया कि 10+2+3 का स्ट्रक्चर जो है पूरे देश में इसको अपनाया जाना चाहिए, इसको लागू किया जाना चाहिए। और इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। और जो फर्स्ट जो 10 ईयर की, जैसे 10+2+3, तो फर्स्ट 10 ईयर अप टू 10th क्लास की जो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे बच्चों को एक कॉमन करिकुलम, एक कॉमन पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए, जिससे उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ उनमें वैल्यूज को डेवलप किया जा सके, कि वैल्यूज एंड साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करना बच्चों में। तो एक 10 ईयर की एक कॉमन एजुकेशन सबको दी जाए। तो आज भी हम स्कूल में देखते हैं कि एक 10 ईयर की सबको कॉमन एजुकेशन दी जाती है। उसके बाद 11th क्लास से आपके पास ऑप्शंस होते हैं अलग अलग फील्ड में जाने के। फिर बात की गई मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग फॉर ईच लेवल ऑफ एजुकेशन शुड बी फिक्स, कि हर लेवल पे एक मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग होता है, कि प्राइमरी लेवल पे बच्चों को कितना आना चाहिए, सिंपल मैथमेटिक्स आनी चाहिए, ईवीएस उनको अपने आसपास के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए, लैंग्वेज में पढ़ना लिखना बोलना इतना आना चाहिए। और इसके अलावा सोशल साइंस में उनको अपने कंट्री के बारे में, स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। तो हर लेवल पे एक मिनिमम लर्निंग ऑफ लेवल डिसाइड होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। क्वालिटिवली डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन शुड बी एंश्योर्ड, कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार होना चाहिए, हर स्तर पर सुधार होना चाहिए। एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस, भाषाओं के विकास पर जोर दिया गया, जिसके लिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को भी इम्प्लीमेंट किया गया। एम्फेसिस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास पर बल दिया गया, क्योंकि इसी के द्वारा शिक्षा को आधुनिक बनाया जा सकता है, नई नई टेक्नोलॉजी से परिचित इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। तो शिक्षा में अनुसंधान पर विशेष बल दिया गया। एजुकेशन फॉर इक्वलिटी, समानता के लिए शिक्षा। तो अगर इसकी बात करते हैं तो एजुकेशन फॉर वुमेन, एजुकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, एजुकेशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज, एजुकेशन ऑफ द हैंडीकैप्ड, दिव्यांगों के लिए शिक्षा, अडल्ट वयस्क के लिए शिक्षा, और बैकवर्ड सेक्शन के लिए जो है, जो बैक पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ के लोगों के लिए भी शिक्षा उपलब्ध कराने की बात की गई। तो हम देखते हैं एजुकेशन फॉर इक्वलिटी की सभी के लिए शिक्षा। तो इस पॉलिसी की एक खासियत थी, इस नीति की खासियत थी, कि इसमें सभी हर वर्ग को इसमें ध्यान रखा गया, हर क्षेत्र के लोगों को इसमें ध्यान रखा गया, और सभी को इक्वली एजुकेशन अपॉर्चुनिटी प्रदान करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई, सभी के लिए स्कॉलरशिप, हॉस्टल फैसिलिटीज, स्कूल्स, और इसके लिए एनजीओस की भी हेल्प ली गई, ताकि वो भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। फिर बात करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस, की विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन। तो अगर हम पूर्व प्राथमिक स्तर की बात करते हैं, तो जैसा आप सबको पता है कि जो प्राथमिक एजुकेशन होती है, जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, वो संपूर्ण जो एजुकेशन प्रक्रिया होती है उसमें प्राइमरी एजुकेशन एक नींव का काम करती है, बेस का काम करती है। तो इसलिए ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर हम प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं, प्री प्राइमरी प्री स्कूल, तो उसमें बच्चों को पढ़ना लिखना ये ना सिखाया जाए, बल्कि उनको हेल्थ के बारे में बताया जाए, हाइजीन के बारे में बताया जाए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से अवेयर किया जाए, कैसे उठना है, कैसे बोलना है, उनमें वैल्यूज डेवलप किया जाए। तो प्री लेवल पे, प्री प्राइमरी लेवल पे। बाकी प्राइमरी लेवल पे क्या सिखाया जाए, कि बच्चों को इनोवेटिव मेथड्स के थ्रू सिखाया जाए, उनको सिर्फ रट्टा नहीं, उनको करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज। तो इनोवेटिव मेथड से उनको सिखाया जाए, किसी तरह की फिजिकल पनिशमेंट ना दी जाए, और उनको नेक्स्ट क्लास में उनको प्रमोट किया जाए। तो इस तरह की बात इन्होंने की गई।
और स्कूल फैसिलिटीज़ तो एक कार्यक्रम चलाने की बात की गई जिसको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कहते हैं। तो नाम से ब्लैक बोर्ड लग रहा है कि ये जो प्रोग्राम था ये स्कूल फैसिलिटीज़ से संबंधित था कि जो स्कूल में एक जो मिनिमम फैसिलिटीज़ होती है वो दी जाए। हर जितने भी स्कूल हैं ऑल ओवर इंडिया में हर स्कूल में कम से कम 2 रूम होने चाहिए और एक बरामदा होना चाहिए, 2 टीचर होने चाहिए जिसमें से 1 फीमेल हो और बाकी साफ-सफाई के लिए एक कर्मचारी भी होना चाहिए। तो स्कूल फैसिलिटीज़ इसके अलावा टीचिंग एड्स होने चाहिए स्कूल में, चार्ट पेपर, ब्लैक बोर्ड, तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स है वो हर स्कूल में होनी चाहिए। तो स्कूल की फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए कि स्कूल में मिनिमम फैसिलिटीज़ कितनी होनी चाहिए, तो एक कार्यक्रम बनाया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो प्राथमिक स्तर के लिए था, प्राइमरी लेवल के लिए। और इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग स्कूल्स एट द सेकेंडरी लेवल कि माध्यमिक स्तर पर गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की। गति निर्धारक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रूरल एरिया हम बात करते हैं, जो ग्रामीण स्तर के जो जो टैलेंटेड बच्चे हैं, तो उनको उनको अपॉर्चुनिटी देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा स्कूल खोला जाए जहाँ पे बच्चों को फ्री सेकेंडरी एजुकेशन मिल सके। तो आज ऐसे जो स्कूल हैं आज उनको हम जो संज्ञा देते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय, जो रूरल एरियाज में होते हैं। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट से पूरा जो बच्चे हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल के, वो सेलेक्ट होके आते हैं एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू इस स्कूलों में, और उनकी 6 से 12th तक की पूरी एजुकेशन फ्री होती है और उनका रहना खाना सब फ्री होता है। तो इस तरह के स्कूल ओपन किए जाएं ताकि गांव के जो रूरल एरिया के जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको एक डायरेक्शन, एक अपॉर्चुनिटी दी जा सके आगे बढ़ने की इन स्कूल के माध्यम से। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी एट द हायर लेवल की उच्च स्तरों पर खुले विद्यालयों की स्थापना की जाए, ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो काम धंधों के कारण, जॉब के कारण अपनी हायर एजुकेशन नहीं ले पाए हैं, तो वो भी अपनी जो हायर एजुकेशन है, कॉलेज एजुकेशन है, उसको ले सकें। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की शिक्षा का व्यवसायीकरण, शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाए, बच्चों को नॉर्मल के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन दी जाए ताकि बच्चा नॉलेज के साथ साथ आगे जॉब के लिए उसकी स्किल डेवलप हो सके और आगे जॉब के लिए भी खुद को तैयार कर सके। एम्फेसिस ऑन रिसर्च, शोध पर बल दिया गया। इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें सुधार किया जाए, उसमें जो लैब्स, लाइब्रेरीज, जो मिनिमम जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड किए जाए, तो उनको बेहतर बनाया जाए। डीलिंग डिग्री फ्रॉम जॉब कि जैसे कुछ डिग्रीज को हम छोड़ दें, कुछ जॉब्स को छोड़ दें, टीचर्स की जॉब को छोड़ दें, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉज, इनको छोड़ दें, तो हर जॉब के लिए डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। जैसे कुछ जॉब की हम बात करते हैं कि पुलिस के लिए हम बात करते हैं, कोई पर्टिकुलर डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। एक मिनिमम है पुलिस की, रेलवेज में एसएससी का है कि इसमें आप 12th क्लास पास किए हो तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो हर जॉब के लिए कोई पर्टिकुलर डिग्री होना, इस तरह की बात ये ऐसा नहीं होना चाहिए जो इसमें कहा गया कि कुछ जॉब को छोड़कर कि हर जॉब को एक पर्टिकुलर डिग्री से अलग किया जाए। कुछ जॉब्स ऐसी होनी चाहिए जिनके लिए एक मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर कोई डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रेलवेज की बात करते हैं, एसएससी की हम बात करते हैं, इसके अलावा हम पुलिस की बात करते हैं, दिल्ली जल बोर्ड है, इस तरह के जल बोर्ड है, इस तरह तरह बहुत सारी जॉब है जिसके लिए कोई पर्टिकुलर डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। रीडिज़ाइन कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स, क्योंकि हम 21st सेंचुरी में हम जा रहे हैं, तो अब हमें आधुनिकीकरण के लिए बच्चों को नई युग से परिचित कराने के लिए एक नई एजुकेशन की ज़रूरत है, नए पाठ्यक्रम की ज़रूरत है ताकि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो डिजाइन कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स। उसके बाद टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन की जो तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा का पुनर्गठन करना है, इसमें फिर से सुधार करना है ताकि वर्तमान जो ज़रूरत है भविष्य की ज़रूरतों के हिसाब से तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा का फिर से पुनर्गठन करना है। इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी एंड मैन पावर, जो पुरानी टेक्नोलॉजी के स्थान पर नई टेक्नोलॉजी लाई जाए जिससे जो मैन पावर है उसको और सुधारा जा सके और जो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, देश को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। एजुकेशन को भी टेक्नोलॉजी से फ़ैमिलियर किया जा सके और एजुकेशन में भी टेक्नोलॉजी को लाया जा सके।
ताकि नए ज़माने के हिसाब से बच्चा शिक्षा ले सके। और कंप्यूटर शिक्षा लिटरेसी, कंप्यूटर साक्षरता की हम बात करते हैं तो 1986 की पॉलिसी की खास बात है कि इसके बाद ही जो कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर लिटरेसी की स्टार्टिंग हुई, कंप्यूटर शिक्षा की साक्षरता की विद्यालयों में शुरुआत हुई। फिर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, दूरस्थ शिक्षा प्रोग्राम की, इस प्रोग्राम के माध्यम से जो दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उन तक एजुकेशन पहुंच सके, इसलिए इस प्रोग्राम को लाया गया। इनोवेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास की बात की गई कि स्कूल एजुकेशन एजुकेशन में जो रिसर्च है होने चाहिए ताकि इनोवेटिव मेथड्स हैं जो है इनसे परिचित कराया जा सके और नई नई चीज़ें जो है उसके बारे में उससे जो हमारा यूथ है उससे वो इंट्रोड्यूस करवाया जा सके। तो इनोवेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की गई ताकि शिक्षा को और अधिक आधुनिक बनाया जा सके। स्टैंडर्ड AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की इंजीनियरिंग जो है, जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको और बेहतर बनाने के लिए AICTE को और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए। फिर बात करते हैं मेकिंग द सिस्टम वर्क कि अगर शिक्षा तभी बेहतर बन सकती है कि जो एजुकेशनल जो सिस्टम है वो ईमानदार हो, वो एक्टिव हो, सक्रिय हो और अपने काम को जिम्मेदारी से निभाए। तो इसमें एक बात ये कि जो सिस्टम है, जो एक एजुकेशन सिस्टम है, उसको ईमानदार बनाना, उसको सक्रिय एक्टिव बनाना, ताकि जो शिक्षा जो है उसमें गुणात्मक विकास हो सके और बेहतर हो सके और जो गवर्नमेंट की ये जो योजनाएं, प्लानिंग है, जो पॉलिसी है वो सही तरीके से लागू हो सके और अच्छी शिक्षा सभी तक पहुंच सके। तो हर लेवल पे हर किसी को के लिए अकाउंटेबिलिटी डिसाइड की गई जिसको उसको पूरा करना था। फिर हम बात करते हैं रीओरिएंटिंग द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना। तो कल्चरल एंड वैल्यू एजुकेशन की सांस्कृतिक और मूल्य शिक्षा पर बल दिया गया। डेवलपमेंट लैंग्वेजेस, भाषाओं का विकास की 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की हमसे बात की कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में भी शिक्षा दी जाए। इसके अलावा जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज या कल्चरल लैंग्वेज वो भी बच्चों को सिखाई जाए। इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों में सुधार किया जाए। और यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए। विद्यार्थियों में इस तरह की टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड की जाए ताकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है और ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। वर्क एक्सपीरियंस पे जोर दिया जाए और वर्क एक्सपीरियंस को स्कूल का एक महत्वपूर्ण जो पार्ट है, अंग है, वो बनाया जाए क्योंकि इसके माध्यम से जो बच्चे हैं उनको अलग अलग जो वोकेशन है, अलग अलग जो कार्य हैं, अलग अलग जो व्यवसाय हैं उसकी जानकारी दी जा सकती है और बच्चा अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने अपनी काबिलियत के हिसाब से अलग अलग फील्ड में जा सकता है, अलग अलग व्यवसाय को चुन सकता है। तो बच्चों को वर्क एक्सपीरियंस की भी नॉलेज जरूर दी जानी चाहिए। फिर बात करते हैं साइंस एंड मैथ्स एजुकेशन, विज्ञान और गणित शिक्षा पे फोकस किया गया क्योंकि अगर हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एक मॉडर्न एरा की बात करते हैं तो उसमें आधुनिकरण के लिए साइंस एंड मैथ्स जो बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए 10th क्लास तक साइंस और मैथ जो है वो कंपलसरी कर दी गई सभी के लिए। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल डेवलपमेंट की फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तो ये भी स्कूल का करिकुलम का एक महत्वपूर्ण अंग बनाया गया। द इवेल्युएशन प्रोसेस एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म की मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा में सुधार की बात की गई, किस तरह से कि मार्क्स की जगह बच्चों को ग्रेड दिया जाए। इसके अलावा सेमेस्टर सिस्टम लागू होना चाहिए और जो उस टाइम का जो इवेल्युएशन प्रोसेस है उसको और बेहतर बनाया जाए और कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन पे फोकस किया जाए, सिर्फ लिखित परीक्षाओं को ही आधार ना बनाया जाए और भी बेहतर विकल्प चुने जाएं। उसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटेटिव बुक्स एंड इंक्रीज ऑफ रीडिंग हैबिट्स की अच्छी पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं, पुस्तकों के जो निर्माण प्रक्रिया में सुधार किया जाए और बच्चों में, युवाओं में पढ़ने की आदतों को विकसित किया जाए। फिर टीचर्स की बात करते हैं तो टीचर्स के इम्पोर्टेंस को समझा गया है, माना गया कि जो टीचर्स हैं देश के विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए टीचर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनके जो रिक्वायरमेंट है, रिक्रूटमेंट है और सर्विस कंडीशन है
की रिक्रूटमेंट किस तरह से अलग-अलग लेवल पे होनी चाहिए, और उनको जो सर्विस कंडीशन है, पे स्केल है जो, और फैसिलिटीज़ है उसको और इम्प्रूव करने की बात की गई। टीचर्स यूनियन की टीचर्स की आवाज़ उठाने के लिए, टीचर्स में यूनिटी लाने के लिए एक इस तरह का यूनियन होना चाहिए जो टीचर्स की समस्याओं को उठा सके। तो टीचर्स यूनियन की स्थापना की बात की गई। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की प्राथमिक स्तर की शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डाइट्स ओपन करने की बात की गई। और डाइट्स एक तरह का इंस्टीट्यूट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कि इस इंस्टीट्यूट में जो प्राथमिक स्तर के जो प्राथमिक जो प्राइमरी एजुकेशन है, तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए शिक्षकों को तैयार किया जा सके। इसके अलावा जो ऑलरेडी जो शिक्षक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनके लिए भी इन सर्विस प्रोग्राम समय समय पे चलाए जाएं, ताकि उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट किया जा सके। तो डाइट जो है ये बेसिकली क्या काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजुकेशन में रिसर्च एंड इनोवेशन का काम करते हैं, जिसका काम है कि जो प्राथमिक स्तर के जो टीचर ट्रेनिंग जो होता है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाइट्स की होती है, प्लस जो ऑलरेडी जो टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं उनके लिए ये जो समय समय पे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम या इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज करता है, ताकि आधुनिक समय के हिसाब से टीचर्स की नॉलेज को बढ़ाया जा सके। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की पूरे नेशनल लेवल पे टीचर्स एजुकेशन को और बेहतर बनाने के लिए उसके करिकुलम को समय के हिसाब से उसमें बदलाव करना। तो पूरे नेशनल लेवल पे शिक्षक शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए एक अच्छा करिकुलम, टीचर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन चीज़ों के लिए जो एनसीटी जो राष्ट्रीय काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसको और मजबूत बनाने की, इसको और राइट्स देने की बात की गई। उसके बाद द मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन की शिक्षा की जो प्रबंध, किस तरह से जो एजुकेशन का मैनेजमेंट और अच्छा हो सकता है। तो इसके लिए कहा गया कि जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, की एडमिनिस्ट्रेशन का जो है डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर और स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग जो है एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो जो मिलकर शिक्षा को और बेहतर बनाने का अलग अलग स्तर पर काम करे। तो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई। उसके बाद बात की गई कि एजुकेशन के अच्छे मैनेजमेंट के लिए नेशनल लेवल पे एक इंडियन एजुकेशन सर्विस होनी चाहिए, और स्टेट लेवल पे प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विस, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सर्विस को इन्होंने सजेस्ट किया कि इस तरह की सर्विस होनी चाहिए, जिसके माध्यम से जो राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जो जिला स्तर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए इनके थ्रू अच्छी योजनाएं बनाई जा सकें, जिससे शिक्षा को और बेहतर बनाया जा सके। और इसमें ये बात की गई कि जो भी नेशनल इनकम है उसका मिनिमम 6% जो हिस्सा है वो जो शिक्षा पे लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा जैसे सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, जो कि शिक्षा के विकास और सुधार में व्यापक भूमिका निभा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर। इसी तरह से राज्य स्तर पर एक स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, जो राज्य स्तर पर शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए परामर्श दे, सुझाव दे और कार्य करे। और इसी तरह से जिला स्तर पर भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिला शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए, जो जिला स्तर पर शिक्षा से संबंधित योजना बनाने और केंद्र और राज्य की योजनाओं को लागू करने और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शिक्षा को बेहतर बनाने का जो काम कर सके। तो इसलिए एजुकेशन की डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई अलग अलग लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि हर स्तर पर शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कार्य किया जा सके अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी द्वारा। इसके अलावा सरकार ने बात की गई, इस पॉलिसी में बात कही गई कि अ, सिर्फ सरकार की प्रयासों के साथ साथ जो इंडिविजुअल जो एफर्ट्स हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, उनका भी साथ आना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, जो एनजीओज थे, उनको भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की बात की गई और सरकार की तरफ से उनको भी सहायता दी गई, ताकि जो 100% लिटरेसी का जो एक ऑब्जेक्टिव था उसको पूरा किया जा सके और हर किसी तक शिक्षा पहुंच सके।
तो एजुकेशन को भी साथ एनजीओस को भी साथ लाने की इसमें बात की गई और उनको भी प्रोत्साहित किया गया। इसके अलावा की खासियत थी इस पॉलिसी की कि इसमें 2 चीज़ें थी रिसोर्सेज़ कि जैसे कि ये स्वीकार किया गया, ये माना गया कि इस पॉलिसी को लागू करने के लिए एक बहुत बड़े अमाउंट की ज़रूरत है। तो इसलिए हर कार्य के लिए एक जो अमाउंट है वो डिसाइड किया गया और उसको किस तरह से खर्च करना है उसकी बात की गई। और दूसरा है कि इसमें बात की गई कि जो भी इस पॉलिसी में जो बात की गई, तो हर 5 साल बाद उसका रिव्यू करना है कि इस पॉलिसी के जो अलग-अलग जो प्रोविज़न्स थे, वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट हुए, कौन-कौन से कौन-कौन सी बातें इम्प्लीमेंट हुई, कौन-कौन सी नहीं हुई। तो इसको देखने के लिए हर 5 साल के बाद इस पॉलिसी का रिव्यू करना है कि ये पॉलिसी कहाँ तक इसकी जो बातें थी, कहाँ तक सफल रही, किन चीज़ों को अपनाया गया, किन चीज़ों को नहीं। तो इन चीज़ों के लिए हर 5 साल बाद इस पॉलिसी का रिव्यू करना है। तो इस बात पर बल दिया गया कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और उसके परिणामों की समीक्षा की जाएगी और उसके हिसाब से फिर आगे किस तरह से क्या करना है उस समय वो निर्णय इसके मतलब रिव्यू करने के बाद ये निर्णय लिया जाएगा। फिर अब द फ्यूचर कि फ्यूचर में क्या टारगेट था कि इसमें इस पॉलिसी में फ्यूचर का एक टारगेट था कि फ्यूचर में जो 100% जो लिटरेसी का जो टारगेट है उसको अचीव किया जा सके और इसके अलावा कि हमारे देश के उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति सर्वोत्तम स्तर के होंगे कि एक 100% लिटरेसी को प्राप्त करना और दूसरा ये गोल था कि जो यहाँ पे जो लोग हैं वो शिक्षा पाकर जो है बेहतर हो सकें। तो एक फ्यूचर का एक टारगेट रखा गया कि क्वालिटी एजुकेशन प्लस 100% लिटरेसी और ह्यूमन रिसोर्स बनाना ताकि वो अलग-अलग फील्ड में अपनी सर्विसेज दे सकें और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर सकें। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के जो की एस्पेक्ट क्या-क्या थे, की फैक्टर्स क्या थे, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे या आपके अपने कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।